हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आर के कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10 झारखंड बोर्ड एग्जाम 2021 मॉडल सेट साइंस 2 का पूरा व्याख्या सहित आज मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, सेट 1 का भी वीडियो बना चुका हूं और सेट 2 का भी आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है और एमसीक्यू है उसके ऊपर बना चुका हूं। लेकिन दोस्तों, आज मैं 1 से लेकर के पूरे 39 तक आपका लास्ट तक सेट 2 का बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जो एमसीक्यू है और फिल इन द ब्लैंक्स है उसको जल्दी जल्दी करेंगे और जो आपका और जो नंबर क्वेश्चन है सेक्शन वाइज जो है उसको हम देख लेंगे। तो दोस्तों, पूरे आज मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम में आपका 90% चांस है दोस्तों कि इसी जो सेट है आपका सेट से आएगा। तो सेट जितने भी हैं सभी सेट से मिलाकर आपके कुल 90% आने वाले हैं। 10% आप बर्मा गैस पे से पढ़ सकते हैं और भी गैस होगा, जैसे आपका समुद्रन हो गया तो बर्मा गैस समुद्रन गैस भी पढ़ सकते हैं। आपका 100% हो जाएगा। तो 90% आपका ज़्यादा वेटेज जो है आपका मॉडल पेपर का है। तो दोनों मॉडल पेपर पढ़ लीजिए अभी तक का जो आया है, इसके बाद जो आएगा उसको भी हम आपको हल करा देंगे। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल आर के कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों, जितने भी आपके भाई बहन हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं 2021 में, उन सभी को पता नहीं है तो आप ज़रूर उन सभी को बताएंगे, शेयर करेंगे, तभी तो पता चलेगा। और नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं केवल देखते हैं अपने आप में और किसी को नहीं बताते हैं। आप बता दीजिए, बताने में क्या दिक्कत है। वो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बता तो दीजिए। तो दोस्तों, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम चैनल है या फेसबुक ग्रुप है, जितने भी सोशल मीडिया हैं सारे सोशल मीडिया पे फैला दो, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन का एक साथ हल आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए मैं आपका खंड ए, ठीक है, भौतिक एवं रसायन में पहले बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी में हम देख लेंगे, केवल आंसर अभी बताएंगे आपको। चलिए देखिए, नंबर 1 से उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो दोस्तों, ये कैसा होता है? तो हमेशा जो होता है सीधा होता है। द इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। तो दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई है, बहुत बार ये एग्जाम में आता है, तो आप प्लीज़ इसे याद कर लेंगे। आइए आगे हम आते हैं 3rd नंबर पे। तो देखिए, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआई है। तो इस आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस, ठीक है। तो देखिए आगे हम आते हैं दोस्तों 4 नंबर में। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋणावेश होता है? देखिए, कभी ऋणावेश पूछेगा, कभी धनावेश पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, ऋणावेश पूछा है तो ये बी आपका आंसर हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन कूलम प्रेजेंट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेंगे। ओम का मात्रक दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत बार पूछा जाता है, ओम का एसआई मात्रक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओम का एसआई मात्रक जो होता है वो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, ठीक है। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ओम किसका मात्रक है? तो रेजिस्टेंस का। चलिए देखिए आगे 6 नंबर में, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया है दोस्तों, वियोजन है ना। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी? तो डिकम्पोजिशन। चलिए जल्दी जल्दी मैं करूँगा क्योंकि मैं पहले करा चुका हूँ, इसलिए आज रिवीजन है। तो देखिए 7 नंबर में, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार, ठीक है। ये देखिए क्षार है। नेम द बेसिस सोलुबल इन वाटर, अल्कली, ठीक है। आगे आते हैं
8 नंबर में अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो दोस्तों pH मान 7 से कम होता है, ठीक है। द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इज लेस देन 7। अगर फुल डिटेल्स देखना है एक्सप्लेनेशन इसका MCQ एंड फिल इन द ब्लैंक्स का, तो मेरे पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा, पूरा एक्सप्लेन करके बताया हूँ। लेकिन यहाँ केवल आपको जल्दी जल्दी में आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ से कितना तक बताना है, 1 से लेकर पूरा 39 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और दोस्तों के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए देखिए 9 नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा होता है दोस्तों, ठीक है। अब अधातु भी पूछ सकता है, तो अधातु अगर पूछ देगा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन, आप याद रखेंगे। चलिए मरकरी, इंग्लिश में हो जाएगा मरकरी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो देखिए दोस्तों C2H4 है, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल है और बताएं एक्सप्लेन किए हैं, आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर में, जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे अवतल लेंस का व्यवहार करना चाहिए। ए पर्सन हु कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली शुड यूज अ कनकेव लेंस, ठीक है। चलिए 12 नंबर, चालक में बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। द करेंट फ्लो इन ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोस्तों ये भर देना है और हिंदी में विभवांतर भर देना है आपको। उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच द प्रोपोर्शन ऑक्सीजन रिड्यूसेस, ठीक है। हिंदी के अनुसार आप देख लेंगे, इसको थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक होते हैं, कैसे, इन आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। चलिए आगे आता हूं मैं। अब यहीं से आप देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। अब यहीं से आपके साथ हम पूरा डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए देखिए, मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, ठीक है। वाई इज कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। देखिए दोस्तों, ये मोटर गाड़ी जो होता है ना, उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है साइड मिरर के रूप में, जो हम लोग साइड में ड्राइवर के साइड में होता है, उसमें जो हम लोग किसी भी चीज़ को पीछे देखना चाहते हैं कि क्या गाड़ी पीछे से कौन आ रहा है या कुछ भी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, और जितना आंसर है दोस्तों आप कम मत समझिएगा कि ये कम लिखा हुआ है, जितना ज़रूरत है उतना ही लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं लिखा गया है। छोटा आंसर है लेकिन साइंस में काफ़ी है, ठीक है। आप अलग से बिल्कुल ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे कि इतना कम आंसर लिखा हुआ है, तो आंसर करेक्ट है। देखिए आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, सीधा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। प्रतिबिंब छोटा होता है, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र को पीछे देख पाता है, ठीक है। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ, बिकॉज दे प्रोवाइड अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू एंड द इमेज इज अपराइट, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, और आपका 15 नंबर भी VVI क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। 16 नंबर देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, गिव एन एग्जांपल। देखिए हिंदी में आंसर होगा इसका, यदि किसी रासायनिक, ठीक है, अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों, जो अभिकारक होते हैं, ठीक है ना, और अभिकारक मतलब जो कोई रिएक्शन में भाग लेगा और उत्पाद जो उससे प्रोडक्ट बनेगा, कि परमाणुओं की संख्या समान है, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, उत्पाद के तरफ और अभिकारक के तरफ, दोनों तरफ अगर परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। आंसर होगा इंग्लिश वाला का, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन वेयर द मास ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द एटम ऑफ द प्रोडक्ट्स साइड। देखिए यहाँ पे एक उसी का एग्जाम्पल है,
आप यहाँ देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देने के लिए बोला है तो इसलिए दिया हुआ है Cu+O2, ठीक है, CuO, ठीक है। तो ये देखो बैलेंस करने से पहले का है, ये बैलेंस करने से पहले का है, आप देख लीजिए ये बैलेंस करने से पहले का है। अब बैलेंस करने के बाद देखिए 2Cu+O2, कार्बन कॉपर कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो यहाँ देखिए 2CuO, तो 2 कार्बन भी हो गया, अरे सॉरी 2 कॉपर भी हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, यही नहीं बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर, नेत्र की समायोजन शक्ति से क्या तात्पर्य है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ये भी VVI है, आप जरूर याद कर लेंगे इसको। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो देखिए इसका बहुत सस्ता जो है, बहुत सरल जो है आंसर है, नेत्र के लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, वह समंजन कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। दोस्तों क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार जो है, जैसे लाइट कम बेसी होता है तो हमारे आँख जो होता है ना, लाइट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, तो उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। पावर ऑफ accommodation is the ability of the eye lens to focus near and far objects clearly on the retina by adjusting its focal length, ठीक है। तो आवश्यकता के अनुसार कम बेसी अपने आँख को करके और एडजस्ट कर लेता है, इसी को समायोजन कहते हैं, समायोजित कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो देखिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि जल की उपस्थिति में ही H+ आयन अम्ल से अलग होते हैं। तो ये हो गया आंसर हिंदी का। वाई डू एसिड्स नोट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो देखिए दोस्तों, बिकॉज एसिड डू नोट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H+ आयंस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे अथवा में क्वेश्चन इसका और में दिया हुआ है, ताजे दूध के pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा। फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में, जब ताज़ा दूध दही में बदल जाता है तब pH, यहाँ तब होगा दोस्तों, प लिखा गया, तब नहीं, तब होगा, तब pH कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दही अधिक अम्लीय होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, जितना अधिक अम्ल होगा उसका pH उतना ही कम होगा। या आप याद रखेंगे, जितना अम्ल क्या होगा, अधिक अम्ल होगा, उतना उसका pH कम होगा। इंग्लिश में देखिए, द pH वैल्यू ऑफ मिल्क इज 6 सिंस इट इज एसिडिक इन नेचर when the milk is converted into curd due to the action of bacteria, lactic acid is formed which is more acidic in nature, therefore the pH value of the milk is reduced as it turns to curd। तो ये हो गया इंग्लिश में, आप याद कर लेंगे, बहुत छोटा छोटा आंसर है, आप अच्छे से याद कर लेंगे, इतना काफ़ी है दोस्तों। ऐसा आप नहीं समझेंगे कि आपको नई नंबर मिलेगा, कम लिखा हुआ है, इतना ही में आपको फुल नंबर मिलेगा, ये बिल्कुल मन से आप बात निकाल देंगे। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं विद्युत हीटर का तापीय अवयव किस पदार्थ का बना होता है और क्यों। तो देखिए यहाँ पे, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मटेरियल एंड वाई। देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है विद्युत हीटर का, ठीक है, नाइक्रोम, ठीक है, निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु, ठीक है, नाइक्रोम निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु है, ठीक है, मिश्रातु लिखा हुआ है, मिश्रातु नहीं होगा, मिश्र धातु है, ठीक है। यह अचुंबकीय गुणों वाली होती है, कैसे गुणों वाली, अचुंबकीय, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग प्रायः प्रतिरोधक बनाने में होता है। देखिए नाइक्रोम, मोस्ट रेजिस्टेंस वायर हीटिंग एलिमेंट्स इट इज यूज्ड बिकॉज इट हैज रिलेटिवली सॉरी हाई रेजिस्टेंस एंड फॉर्म्स and adherent layer of chromium oxide when it is heated for the first time। दोस्तों इसका इंग्लिश में आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अथवा जो दिया हुआ है, ओम के नियम के कथन में ताप
क्यों अचर रहता है? वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कंस्टेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ? तो चलिए मैं इसको आंसर दे देता हूँ अथवा में। ओम के नियम कथन में ताप अचर रहता है। ओम नियम के कथन में ताप अचर रहता है क्योंकि किसी भी धातु का प्रतिरोध तापमान में परिवर्तन के साथ भिन्न हो जाता है। Ohm's law is applied at constant temperature because the resistance of any material varies with the change in temperature। आइए दोस्तों 20 नंबर देखते हैं। विरंजक चूर्ण के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए, राइट टू इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए व्यंजक चूर्ण का उपयोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। व्यंजक चूर्ण का उपयोग, यह व्यंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योगों में, लिनन लॉन्ड्री में व्यंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त होते हैं। दूसरा नंबर, यह कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह जल को सूक्ष्म जीवों में मुक्त कर रोगाणुरोधी पेयजल बनाने में प्रयुक्त होता है। यह क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयुक्त होता है। यह न सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। आप इंग्लिश में भी देख लेंगे यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इंग्लिश में भी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। आइए अथवा इसका देख लेते हैं हम। देखिए अथवा, यहाँ पे देखिए अथवा है, ठीक है। निम्नलिखित अम्ल में प्राकृतिक स्रोत लिखिए। देखिए मेथेनोइक अम्ल, तो इसमें होता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। लाल चींटियाँ और बिच्छू, लाल चींटियाँ और बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। टार्ट्रिक अम्ल इमली और अंगूर। तो दोस्तों ये भी आप इसे कम नहीं समझेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। टार्ट्रिक कभी कभी आपका पूछ ही लेता है कि इमली में, अब पहला भी सेट में आया है, ठीक है, कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो कभी पूछ सकता है लाल चींटी और बिच्छू के डंक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। इमली और अंगूर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ये आप जरूर याद कर लेंगे दोस्तों। चलिए मैं आगे आता हूँ। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बीम का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 cm. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे क्या है, एक कनकेव मिरर, ठीक है। देखिए एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज ओनली व्हेन देखिए यहाँ एक कनकेव मिरर, ठीक है। एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज ओनली व्हेन, ठीक। एक अवतल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब तभी बनाता है जब, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, वस्तु को पोल और फोकस के मध्य रखा जाए। नाउ पोल और फोकस के मध्य दूरी, फोकल लंबाई, फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना है? 15 सेंटीमीटर 15, अतः वस्तु को 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर दर्पण के सामने रखा जाए। तो ये दोस्तों यहाँ पे बता दिया गया है। वस्तु की दूरी है ना, सीमा 15 सेंटीमीटर। देखिए इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में है, आप लिख लेंगे। आभासी सीधा और बड़ा, यहाँ पे देखिए एक किरण रे डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। तो आप रे डायग्राम देख करके अच्छे से बना लेंगे दोस्तों। मैं आगे चलता हूँ। चलिए अथवा में इसका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप देख ही रहे होंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज लेंथ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। देखिए दोस्तों यहाँ पे उत्तल दर्पण में बात किया है, तो जो आपका व्यू होगा उत्तल दर्पण में, ठीक है, माइनस में 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो वस्तु दूरी, ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वस्तु ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और
ये जो है आपका रेडियस क्या है 30 सेंटीमीटर कन्वेक्स मिरर है ये उत्तल दर्पण में। तब ये फार्मूला हो जाएगा F=R/2। ठीक है, तो 15 आ जाएगा। ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, फ्रॉम द मिरर फार्मूला बी गेट। ठीक है, देखिए मिरर फार्मूला क्या होता है 1/F=1/U + 1/V। और लेंस फार्मूला में केवल क्या चेंज हो जाता है, माइनस लग जाता है। तो यहाँ पे मिरर फार्मूला है। तो देखिए ये सोल्व किया गया है, आप देख लेंगे। अगर सोल्व नहीं करने आएगा तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा। देखिए इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर, दज इट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना। तो देखिए यहाँ पे m निकाला गया है आवर्धन -v/u m इतना बाई अल्सो। देखिए यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, तो आप इसे बना लेंगे। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो हमें बताएंगे कमेंट करके, मैं बहुत इसको इजी वे में और भी बता सकता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो। देखिए निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे संतुलित करके दिखा दिया गया है। देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन 2 ठे है, इधर क्लोरीन भी 2 ठे है। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन दोनों तरफ इक्वल हो गया। यहाँ पे Na 1 ठे है और H2O, H हाइड्रोजन 2 ठे है और ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे 2Na और 2H2O। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगा अगर इक्वेशन बैलेंस करने में तो मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको इक्वेशन को बैलेंस करने, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे बताया गया है, ये कॉपर पाउडर है और ये ठीक है चाइना डिश है। तो यहाँ पे देख लेंगे, यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ए बी में क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया दिया हुआ है, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, ये देखिए बनाया गया है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, 23 नंबर में दृष्टि दोष किसे कहते हैं, 3 प्रकार के दृष्टि दोषों का नाम लिखिए, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित है। ठीक है, देखिए दृष्टि दोष भी पूछ दिया, 3 प्रकार के दृष्टि दोष के नाम लिखने के लिए कह रहा है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आप देख रहे होंगे 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। आप इसे इतने अच्छे से कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये VVI क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं कि ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे आता हूँ। दृष्टि के 3 आम दोष हैं, वे इस प्रकार हैं, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और दूरदृष्टि दोष, ठीक है, जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, तो आप देख लेंगे यहाँ पे मायोपिया भी बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो उपाय क्या है, इसको निकट दृष्टि दोष या अदूरदर्शिता, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस को अवतल लेंस युक्त चश्मा पहनकर सुधारा जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपर मेट्रोपिया, लंबी साइटेडनेस या दूर साइटेडनेस। ठीक है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, दूर दृष्टि दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। जरा दूरदर्शिता प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया को जो हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी मीडियम लिखेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश मीडियम लिखेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन था आपका। देखिए यहाँ पे अब 24 नंबर है, कार्बन के अत्यधिक यौगिकों के निर्माण का 4 कारण दीजिए। ठीक है, गिव 4 रीजन्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अथवा एल्काइन। देखिए अथवा में भी एक क्वेश्चन है, एल्काइन क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखिए। दोस्तों बहुत VVI क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक, सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। व्हाट आर एल्काइंस, राइट दियर जनरल फार्मूला, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, सिंपलेस्ट अल्काइन। ठीक है, चलिए एल्काइन है। आइए आगे आते हैं, हम इसको देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, इंग्लिश मीडियम, द 2 प्रॉपर्टीज दैट गिव राइज टू कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर। ठीक है, देखिए कंटेनेशन, इट इज अ एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम्स। टेट्रावैलेंसी,
ड्यू टू 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स। देखिए, कार्बन सदैव अन्य तत्वों के साथ साझेदारी करके सहसंयोजक यौगिक बनाता है। कार्बन को टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। कार्बन में यह गुण पाया जाता है कि यह अपने यौगिकों में वलय या कोई कणियाँ बनाता है। कार्बन के इस गुण को कैटेंशन कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसमें पासवर्ड बता दूं। पासवर्ड है 8789। पासवर्ड क्या है दोस्तों? 8789। जो देखिए, ये जो PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से PDF डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आपको मैं पासवर्ड बता दिया 8789, तो आप डाउनलोड करके और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिंट लेकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आगे देख लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे एल्काइन के बारे में लिखा गया है कि एल्काइन जो है वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है उन्हें एल्काइन कहते हैं। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य एसिटिलीन या एथाइन होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, होता दो जगह है, काट दीजिएगा। एसिटिलीन C2H2 होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए, ठीक है, हाइड्रोजन 2 थे। तो एन एल्काइन इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एट लीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एसिटिलीन इज द सिंपलेस्ट। ठीक है, एल्केन हो जाएगा, एल्काइन का है। तो देखिए, आगे आते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। गोलीय दर्पण के ध्रुव प्रधान अक्ष वक्रता केंद्र फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आई है आपका जो अथवा में दिया हुआ है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर देख लेंगे। इसका आंसर नीचे है, आइए इसको देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए, इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में दिया हुआ है दोस्तों। आप इसको पढ़ लेंगे और लिख लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। PDF का पासवर्ड बता ही दिया हूँ। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये भी कभी कभी आपको दे देगा फिगर और नंबर लिख देगा। तो देखिए, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों लिखा हुआ है। आप यहाँ से बिल्कुल आप देख करके कर लेंगे दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये बनाया हुआ है, आप इसके देख करके बना लेंगे। PDF लोड कर लीजिएगा, सबसे आसान होगा पढ़ने में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन VVI दिया हुआ है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोजन के बीच 5 अंतर लिखिए। तो कभी कभी ये सवाल भी आ जाता है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे कर लेंगे। आइए आगे देखता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश वाले के लिए, हिंदी वाले के लिए, दोनों के लिए है, तो आप देख लीजिएगा। अब आइए, यहाँ पे आपका ग्रुप B आता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी मैं करूँगा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है 2 है। कितना है दोस्तों? 2 है। चलिए आगे आता हूँ। कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्राशय। क्या? विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम? टेस्टिस। ठीक है। 29 मेंडल ने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? मटर। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। 30 नंबर, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। ये बच्चा लोग भी जानता है, छोटे छोटे बच्चे लोग। सनलाइट, सन। देखिए 31 वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है CO2। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए रिक्त स्थान में ये देखिए आपका है सूर्य का प्रकाश। देखिए जो यहाँ पे 32 नंबर में क्वेश्चन है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो एक इसमें से जो है पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश की भी जरूरत होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड 3 उपस्थित होंगे, तभी जाकर के प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। चलिए अब 33 नंबर देख लेते हैं। जनन क्या है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन आपका VVI है, बहुत बार पूछा जाता है। जनन, प्रत्येक जीव अपने समान ही नया जीव संतति मतलब उत्पत्ति, ठीक है, उत्पन्न करता है। इस क्रिया को जनन कहते हैं। दोस्तों जरूर याद कर लेना, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दियर पेरेंट्स।
तो दोस्तों आप याद कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राक्कण क्या है? पौधे में प्राक्कण का नर भाग परागकोश से मादा भाग कार्तिग्र पर स्थानांतरण प्राक्कण कहलाता है। व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफेरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल, ठीक है, अंदर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। देखिए, आदर्श ईंधन की 2 विशेषताएं लिखिए दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है। आदर्श ईंधन, ठीक है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल। बायोगैस से 2 लाभ लिखिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन दोनों में से एक आ सकता है आपका एग्जाम में, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए 35 का जो है लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में लिखा हुआ है। चलिए, मैं बायोगैस से लाभ का भी यहाँ लिखा हुआ है, अथवा वाला जो क्वेश्चन था, तो आप इसे पढ़ लेंगे। देखिए 36 नंबर, हमारी गतिविधियाँ पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित करती हैं? दोस्तों ये भी पर्यावरण से क्वेश्चन है और ये भी VVI क्वेश्चन है। जैव भू रसायन चक्र क्या है, ये भी आपका जो है दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस सब क्वेश्चन को ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आंसर यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, और जैव भू रसायन का भी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लेंगे और यहाँ से आप याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे मैं चलता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों कितना बार पूछा गया है कि क्या मैं बताऊं, ये बहुत आपके लिए VVI है, और आप अगर इसको बनाते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। या मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, ये दोनों में से कोई क्वेश्चन आपका अथवा में है, मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम में आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, आता है। देखिए यहाँ पे दोनों फिगर बता दिया गया है आपको, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग चित्र है ना, सहित है यहाँ पे, तो आप देख लेंगे। और यहाँ पे अथवा वाला है, ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र का है। अब देखिए 38 नंबर, अमाशय में भोजन के पचने का वर्णन कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये भी दोनों क्वेश्चन जो है आपका VVI है, आप अच्छे से पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेशन से एक क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, पढ़ करके आप उत्तर देंगे दोस्तों। तो ये इतना काफ़ी है, आपका लंबा क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर है, ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस दिया हुआ है और इसका यहाँ पे, और देख लीजिए यहाँ पे पेट में प्रोटीन का पाचन और अथवा का भी दिया हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, आनुवांशिकता में मेंडल ने क्या योगदान दिया है? दोस्तों ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल इन हेरिडिटी, दोस्तों बहुत ही VVI क्वेश्चन है, मैं बता दूं बहुत ही VVI क्वेश्चन है। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, ये भी VVI क्वेश्चन है। आप किसी भी क्वेश्चन को कम नहीं लेंगे। देखिए यहाँ मेंडल के बारे में यहाँ लिख दिया गया है, इंग्लिश हिंदी दोनों है, आइए और वाला का भी नीचे है, यहाँ दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल RK कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों आपसे मेरा अंतिम रिक्वेस्ट है कि सभी ग्रुप में, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जो टेलीग्राम चैनल है और दोस्तों फेसबुक ग्रुप है, आप ज़रूर शेयर करें दोस्तों। आपका एक शेयर और लाइक से हम मोटिवेट होकर के और सारा आपके लिए वर्क करते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद एक वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगता है, और हम आपके मेहनत और हमारा मेहनत दोनों मिल करके और एक बहुत बड़ा हम लोग चैनल को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।